आज से हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करें अपना, ठीक है। एसपीएम नाम से सब्जेक्ट है, एसपीएम बीवी आता है, पेज नंबर सब्जेक्ट नंबर 20 है। अच्छा, अगर तुम्हें ध्यान है ना तो इंस्टीट्यूट ने इस बार से ऐसा कर दिया है कि जो फाइनल के अंदर जो पेज 20th नंबर है ना, 20th नंबर सब्जेक्ट नंबर 20 उसको ऑप्शनल बना दिया, ठीक है। पहले तक नहीं था, पहले तो एसपीएम बीवी चला करता था, लेकिन जो सब्जेक्ट नंबर 20 है ना उसको ऑप्शनल बना दिया। अब ऑप्शनल बनाने की वजह से क्या हुआ कि वहां पर 3 सब्जेक्ट है चूज करने के लिए तुम्हारे पास में, 3 में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट तुम चूज कर सकते हो, ठीक है। तो तुम सब लोगों ने एसपीएम ही ले रखा है ना, या कोई और दूसरा सब्जेक्ट भी तुम लोगों ने चूज किया हुआ है? तुम सब लोगों का एसपीएम ही लिया हुआ है? यस सर। ठीक है, चलो ये अच्छी बात है, वरना अदरवाइज वहां पर रिस्क मैनेजमेंट करके भी एक सब्जेक्ट है और एक और सब्जेक्ट है। अब देखो एसपीएम जो है ना वो एसपीएम बीवी पेज ये है सब्जेक्ट नंबर 20A, ये है सब्जेक्ट नंबर 20A है ये, ठीक है। जिसमें 2 पोर्शन है, एक तो है एसपीएम और एक है बीवी। एसपीएम जो है ना वो मैं करवाता हूं तुम्हें, एसपीएम है 50 मार्क्स का। अच्छा, पहले है ना, पहले एसपीएम थोड़ा आसान हुआ करता था, आसान इन द सेंस ऑफ पहले एसपीएम का कोर्स है ना बहुत कम हुआ करता था। पहले एसपीएम की लगभग मान के चलो लगभग नंबर ऑफ क्लासेस 30 के आसपास हुआ करती थी, जिसमें पूरा एसपीएम कंप्लीट हो जाया करता था। लेकिन अभी क्या हुआ कि तुमने देखा है कि है ना, तुमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जैसे अपने ओआर वाले पोर्शन भी देख लो, ओआर वाले पोर्शन में 3 4 5 नए चैप्टर डाल दिए उन्होंने, ठीक है। ऐसे ही एसपीएम में चैप्टर तो उतने ही है, पहले भी 4 चैप्टर्स ही हुआ करते थे यहाँ पर, पहले भी यहाँ पर 4 चैप्टर्स ही हुआ करते थे, अभी भी यहाँ पर चैप्टर्स तो 4 ही है। लेकिन अब क्या कर दिया, उन चैप्टर्स में जो है ना कंटेंट बढ़ा दिया, जो कंटेंट है उसको इंक्रीज कर दिया। यानी अब जो एसपीएम पहले 30-35 क्लासेस में खत्म हो जाता था, अब उस एसपीएम को खत्म होने में काफी सारी क्लासेस लगती है। यानी काफी सारी का मतलब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ लगभग 1.5 महीने का टाइम लगता है एसपीएम को कंप्लीट होने में, जिसमें अपना प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों आता है। अच्छा है ना, अभी तक एसपीएम का एक भी पेपर नहीं हुआ है, जो नया सिलेबस है सिलेबस 22 उसमें एसपीएम का अभी तक एक भी पेपर नहीं हुआ है। तो मेरे लिए थोड़ा सा आइडिया लगाना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं पहले वाले जो ऑलरेडी पेपर हो चुके हैं मैं उनके बेस पर अगर अंदाजा लगाऊं तो एसपीएम है ना उसके अंदर क्या होता था कि 10 नंबर के तो एमसीक्यूज आते थे। मेरे को लग रहा है कि एमसीक्यू तो अभी भी उतने ही रहेंगे, यानी 5 एमसीक्यू आते थे, हर एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का होता था। और 2 मार्क्स का एमसीक्यू इसलिए होता था क्योंकि वो तुमसे है ना उसका रीजन भी पूछता था कि जो तुम ऑप्शन टिक कर रहे हो, वो 4 ऑप्शन देता है तुम्हें, जो भी ऑप्शन टिक कर रहे हो ना उसका एप्रोप्रिएट रीजन भी लिखकर दो कि तुमने उसको टिक क्यों किया है। तो इस वजह से 1 नंबर तो उसके आंसर के होते थे जो तुमने टिक किया, और 1 नंबर उस रीजन का होता था। तो तुम्हें क्या करना होता है कि 1-2 लाइन में वो रीजन लिखना होता है तुम्हें, ठीक है। जो भी 1-2 लाइंस होती है उनमें तुम्हें रीजन लिखना होता है वो अपना। अच्छा, उसके अलावा 40 नंबर का डेस्क्रिप्टिव पेपर आता था, डेस्क्रिप्टिव पार्ट आता था, ठीक है। वैसे तो ज्यादा का आता है लेकिन उसमें से वो 40 का ही अटेम्प्ट करना होता है, तो वो 40 नंबर का डेस्क्रिप्टिव पार्ट मान के चलते हैं अपन। तो उस 40 नंबर के डेस्क्रिप्टिव पार्ट में 20 मार्क्स के तो प्रैक्टिकल आया करते थे और 20 मार्क्स की अपनी थ्योरी आया करती थी। वो 40 नंबर का जो डेस्क्रिप्टिव पार्ट था ना उसमें 20 मार्क्स के लगभग 18 से 20 मार्क्स के, 18 से 22, 18 से 22 कर लो तुम, तो मैंने उसका एवरेज कर दिया, लगभग 20 मार्क्स की थ्योरी आया करती थी और 20 मार्क्स के ही प्रैक्टिकल आया करते थे, ठीक है। अच्छा, जब पुराने वाले सिलेबस की अगर बात करूं ना तो पुराने वाले सिलेबस में ऐसा नहीं था कि कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है, किसी भी चैप्टर में से कितना भी वेटेज का क्वेश्चन आ जाया करता था। लेकिन अगर मैं नए सिलेबस की बात करूं तो देखो नए सिलेबस में ये बुक है अपनी, ठीक है। इस पे मैं कुछ लिख नहीं सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखना। तो ऊपर देखोगे तो 2 है यहाँ पर, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। तो एसपीएम जो है वो 50 मार्क्स का है और हर एक चैप्टर का वेटेज है। स्टडी नोट 1 का वेटेज है 10 मार्क्स का, 2 का है 15 का, 3 का है 10 का, 4 का है 15 का, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं ना वो 3rd और 4th चैप्टर में से ही आते हैं अभी तक जो आए हैं,
अभी तक जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए हैं वो थर्ड और फोर्थ चैप्टर में से ही आए हैं। कभी कभी सेकंड चैप्टर में से भी प्रैक्टिकल आ जाते हैं। यानी ऐसा मान लो कि जैसे एसपीएम में मैं अगर पिछले 10 पेपर्स की बात करूं ना, तो हर एक पेपर में थर्ड और फोर्थ चैप्टर में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आता ही आता है। 20% ऐसा भी होता है कि सेकंड चैप्टर में से भी प्रैक्टिकल आ जाए, अदरवाइज थर्ड और फोर्थ में से तो प्रैक्टिकल आता ही आता है। अभी तक मैंने तुम्हें बताया ना, अभी तक इसका एक भी पेपर नहीं हुआ है जो न्यू सिलेबस है उसका, तो मेरे को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि पेपर किस तरह का होने वाला है, लेकिन मैंने ये तुम्हें बता दिया कि जो पुराना पैटर्न रहा करता था उस पैटर्न के बेस पर बता रहा हूं मैं तुम्हें। हम इस तरह से, हमारा इस तरह से रहेगा। अच्छा, अब एसपीएम है ना, अगर तुम देखोगे ना तो थ्योरी और प्रैक्टिकल इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहां पर एसपीएम के अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और बात मैं बता देता हूं, मैंने तुम्हें एसपीएम के अभी फर्स्ट लेक्चर यानी फर्स्ट स्टडी नोट के नोट्स भेज दिए थे। मैंने वैसे तो नोट्स तो सारे तैयार कर दिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इंस्टीट्यूट में वो जो हेडर फुटर है वो लगाया जाता है। मेरा फॉन्ट में थोड़ा सा अलग तरह का फॉन्ट यूज करता हूँ, इंस्टीट्यूट में टाइम्स न्यू रोमन या एरियल वाला फॉन्ट यूज किया जाता है, तो उसको थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे फॉन्ट वगैरह की फॉन्ट चेंज होने की वजह से, फॉन्ट की साइज छोटी बड़ी होने की वजह से, हेडर फुटर आने की वजह से, मेरा जो कंटेंट है ना, मैं तो अपने हिसाब से अपना कंटेंट एक एक पेज पर, जैसे मान लो कि कोई एक कंटेंट है ना, जैसे मैं एक क्वेश्चन डाल रहा हूं, वो एक ही पेज पर आ रहा है, ठीक है, लेकिन कंटेंट चेंज होने की वजह से वो आधा एक पेज पर चला गया, आधा दूसरे पेज पर चला गया, यानी जो फॉन्ट वगैरह चेंज होते हैं उस वजह से। तो मेरे को क्या है कि इंस्टीट्यूट मेरे को, यानी आप यहाँ पे जो मुकेश सर बैठते हैं, तो वो जो टाइपिंग वगैरह का काम करते हैं वो मेरे को दे देंगे यहाँ पर आज, तो मैं उसको एक बार सही तरह से अरेंज करके उनको वापस से दे दूंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली कल है ना, तुम्हें सारे जो भी जितने भी चारों चैप्टर्स है ना, चारों चैप्टर्स के नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। तो एक चैप्टर को तो उन्होंने सही करके दे दिया था, तो एक चैप्टर तो मैंने तुम्हें भिजवा दिए थे नोट्स, वो तुम्हें मिल गए होंगे एक चैप्टर के। तो बाकी आज चारों चैप्टर्स और वो करके दे देंगे, तो चारों चैप्टर्स के नोट्स तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक मिल जाएंगे, मैं तुम्हें भिजवा दूंगा, या इंस्टीट्यूट में ज्योति मैम को कह दूंगा कि वो तुम्हें भिजवा देगी, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएंगे वो नोट्स वगैरह, ठीक है। तो ये अपना एसपीएम का रहेगा। 4 चैप्टर्स है। फर्स्ट वाला चैप्टर छोटा है, थर्ड वाला चैप्टर भी छोटा है, क्योंकि उनका वेटेज भी अगर तुम देखोगे ना तो थोड़ा सा कम है। कहाँ गया ये है क्या, नहीं ये है क्या, पता नहीं कहाँ गया, पता नहीं कहाँ गया। तो फर्स्ट वाले चैप्टर का वेटेज है 10 नंबर का, थर्ड वाले चैप्टर का वेटेज है 10 नंबर का। ये दोनों थोड़े छोटे चैप्टर्स हैं। सेकंड और फोर्थ चैप्टर है, उनका वेटेज ज्यादा है और उनमें टॉपिक्स भी ज्यादा है, उनमें कंटेंट भी ज्यादा है, तो वो थोड़े से बड़े चैप्टर्स होने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करें स्टडी नोट नंबर 1। आज हम स्टडी नोट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम। एक बार मैं इसको और कॉपी करके ट्राई कर लेता हूं कि अगर इसमें कॉपी हो जाती है तो हम इसी में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें लिखना आसान हो जाता है थोड़ा सा। पता नहीं कॉपी क्यों नहीं हो रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा है, ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा। अदरवाइज क्या आता है कि वन नोट में लिखना थोड़ा आसान हो जाता है इससे। चलो ठीक है, आज एक बार बात करूंगा यहाँ पर निखिल से, फिर अपन कंटिन्यू करेंगे इसको। चलो आज तो अपन इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो होता है, उसकी डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। परफॉर्मेंस का मतलब होता है एक एम्प्लॉय के लिए, एक मशीन के लिए सेट किए हुए टारगेट, ठीक है। जैसे तुम्हारे लिए सीएमए के लिए क्या होता है कि सीएमए में पास होने के लिए कम से कम 40 नंबर चाहिए होते हैं, तो तुम एटलीस्ट इतना तो परफॉर्म करो कि तुम्हारे 40 मार्क्स आ जाए। एग्रीगेट अलग है, मैं एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। तो तुम अगर एटलीस्ट 40 मार्क्स लेकर आओगे तभी तुम्हारा परफॉर्मेंस टारगेट तुम अचीव कर पाओगे। उससे ऊपर लेकर आओगे तो फिर ज्यादा बेटर है, लेकिन टारगेट को अचीव करने के लिए एक परफॉर्मेंस, यानी कोई भी एक टास्क को अचीव करने के लिए एक परफॉर्मेंस टारगेट सेट किया जाता है।
जो ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय के लिए, हर एक मशीन के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक डिवीजन के लिए, हर एक फंक्शन के लिए ये सेट किया जाता है। और एम्प्लॉय को अपने जो भी है डिवीजन डिपार्टमेंट जो भी है उनको अपने टारगेट को अचीव करना होता है। जितना बेटर तरीके से वो अचीव करते हैं ना, उतनी ही बेटर उनकी परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, जैसे मान लो क्लास में दो स्टूडेंट है एक्स और वाई। एक्स ने भी पेपर दिया, वाई ने भी पेपर दिया, दोनों ने 100 मार्क्स का पेपर दिया। एक्स के आए 80 मार्क्स, वाई के आए 33 मार्क्स। ठीक है, तो परफॉर्म दोनों ने किया है, लेकिन मैनेजमेंट ज्यादा बेटर किसका है? एक्स का, क्योंकि उसने ज्यादा मार्क्स, वो ज्यादा मार्क्स लेकर आया, तो उसका मैनेजमेंट ज्यादा बेटर है वहां पर। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। क्योंकि तुम एक टास्क को परफॉर्म करते हो, तुम्हारे पास दूसरी टास्क रेडी होती है परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है? जिसमें टारगेट को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है और फिर उसको डेवलप किया जाता है। जो भी हमने परफॉर्मेंस टारगेट सेट करना है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। जैसे 40 मार्क्स ही क्यों, 50 क्यों नहीं? 40 मार्क्स ही क्यों, 50 क्यों नहीं? जैसे सीएमए फाउंडेशन के अंदर एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए, लेकिन सीए फाउंडेशन का जो न्यू सिलेबस है मोस्ट प्रोबेबली इस दिसंबर से अप्लाई हो जाएगा। तो सीए फाउंडेशन का जो न्यू सिलेबस है उसके अंदर एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए 50 मार्क्स चाहिए। तो दोनों अलग अलग कोर्स है, तो दोनों के परफॉर्मेंस टारगेट भी अलग अलग है। तो ये आइडेंटिफाई किया जाता है क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट, हर एक डिवीजन, हर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अलग तरह की होती है, तो उनके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किया जाएगा, मेजर किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा और उसको इस तरह से बनाया जाएगा। वो परफॉर्मेंस टारगेट इस तरह के होंगे, यानी हर एक इंडिविजुअल को परफॉर्मेंस टारगेट ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएंगे और वो इस तरह के होंगे ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है ना उससे लिंक हो सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है उससे लिंक हो सके। तो यहां पर ये पॉइंट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि परफॉर्मेंस है ना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में दो इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो परफॉर्मेंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स और एम्प्लॉयज है, डिवीजन है, डिपार्टमेंट है, उनको इस तरह के परफॉर्मेंस टारगेट दिए जाएंगे ताकि वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव है उनसे हम उनको लिंक कर सके। जैसे हमारा मिशन है सीएमए फाइनल पास करना, अब उसको करने के लिए हमें हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 40 नंबर चाहिए, तो उसको उससे लिंक करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो डेफिनेशन में ना, इस डेफिनेशन में दो चीजें निकल कर आई हैं। अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो इस डेफिनेशन में दो चीजें निकल कर आई हैं। एक तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के मिशन या गोल से इसको लिंक करना पड़ता है। अब कंटिन्यूअस प्रोसेस में यहां पर लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस प्रोसेस भी पढ़ोगे तो ये है ना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज ऑन गोइंग प्रोसेस, लगातार चलता रहता है और ये कभी भी एंड नहीं होता है। ठीक है, ये लगातार चलता रहता है, ये कभी भी एंड नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि तुम है ना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अभी तुमने पढ़ा कि तुम गोल्स को आइडेंटिफाई करते हो, टारगेट्स को आइडेंटिफाई करते हो, उनको डेवलप करते हो। तो यहाँ पर भी सेम वही चीजें लिखी हुई है कि तुम है ना, जो अपने गोल्स है उनको सेट करते हो, यहाँ पे गोल्स को सेट किया जाता है, उसके बाद जो तुम परफॉर्म कर रहे हो उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद तुम्हें कोचिंग और फीडबैक दिया जाता है। अगर तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो तुम्हें फीडबैक मिलेगा और अगर तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो तुम्हें वहां पर कोचिंग वगैरह मिलेगी, यानी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग वगैरह डालकर या एक्स्ट्रा ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाकर तुम्हारी परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दूसरा ये जो भी टारगेट हम बना रहे हैं ना, वो कंपनी के मिशन से या कंपनी के ऑब्जेक्टिव से या कंपनी के गोल से लिंक भी होना चाहिए। हम इसी तरह के टारगेट बनाएंगे ताकि हमारे एम्प्लॉयज उन टारगेट को जब अचीव करें तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो जाए, उससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो जाए। ठीक है, तो दो चीजें हैं यहां पर, एक तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है, नेवर एंडिंग है। इसमें परफॉर्मेंस टारगेट को सेट किया जाता है, डेवलप किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद उसको परफॉर्मेंस टारगेट को अचीव करने में, जो हम अचीव करना चाहते हैं वो इसलिए करना चाहते हैं या इस तरह के परफॉर्मेंस टारगेट बनाए जाते हैं ताकि हम उसको लिंक कर सकें कंपनी के गोल, कंपनी के ऑब्जेक्टिव से। तो ये डेफिनेशन है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, पहले एक बार एलिमेंट्स पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव तुम्हें आराम से समझ में आ जाएंगे। पहले एक बार एलिमेंट्स पढ़ लो। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में मैंने तुम्हें भी बताया कि क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले गोल्स को, टारगेट को सेट किया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको मेजर किया जाता है। फिर
या तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी या हमारी परफॉर्मेंस बुरी होगी। तो अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है तो हमें मिलेंगे फीडबैक। अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसके बेस पर हमें मिलेंगे रिवॉर्ड। अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उस बेस पर हमें मिलेंगे रिवॉर्ड। जैसे तुमने सुना होगा ना, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ठीक है। जैसे रिवॉर्ड जरूरी नहीं है रिकॉग्निशन के टर्म्स में हो, रिवॉर्ड हो सकता है कि तुम्हें जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं इंसेंटिव्स मिलते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं इंसेंटिव्स, ठीक है। तो उस फॉर्म में भी तुम्हें रिवॉर्ड मिल सकते हैं अगर तुम परफॉर्मेंस को अचीव करते हो, तो बेटर अच्छी परफॉर्मेंस को अचीव करते हो तो। जैसे जो अच्छा परफॉर्म करेगा सीएमए फाइनल के अंदर, उसकी आएगी एआईआर आएगी, जो अच्छा परफॉर्म करेगा, और एआईआर आने के बाद उसको मिलेंगे रिवॉर्ड, इंस्टीट्यूट उसको बुलाकर रिवॉर्ड वगैरह देगा, ठीक है। तो ये अच्छी परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने ये पढ़ा है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो नए ऑब्जेक्टिव्स दोबारा से बनाए जाते हैं, नई एक्टिविटीज दोबारा से बनाई जाती है या उसमें अमेंड किया जाता है। अच्छा देखो, अगर तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो तुम्हें नए टारगेट मिलेंगे, लेकिन तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे पुराने टारगेट को ही अमेंड कर दिया जाएगा। तुम्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, कोचिंग दी जाएगी, और पुराने जो टारगेट्स तुम्हारे बनाए हुए हैं उन्हीं को तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, अमेंड कर दिया जाएगा। उन्हीं एक्टिविटीज को, उन्हीं टारगेट्स को अमेंड करके फिर तुम्हें दोबारा से अचीव करने को बोला जाएगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। ऑब्जेक्टिव सेट करना, परफॉर्मेंस को मेजर करना, उसके बाद फीडबैक देना, फीडबैक देने के बाद अच्छा परफॉर्म करने वाले को रिवॉर्ड देना, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है उनको कोचिंग वगैरह देना, और उसके बाद दोबारा से नए टारगेट्स बनाना। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अच्छा, अब देखो ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव्स भी आसान है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर तुम परफॉर्मेंस टारगेट बना लेते हो, अगर तुम परफॉर्मेंस, जैसे कि सीएमए में पास होने का परफॉर्मेंस टारगेट जो है ना वो 40 मार्क्स का है, कि अगर तुम 40 मार्क्स लेकर आओगे तो सब्जेक्ट्स में पास हो जाओगे, ठीक है। या तुम ओवरऑल अगर 200 मार्क्स लेकर आओगे तो ग्रुप में क्लियर हो जाओगे। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लेकर आओगे, ओवरऑल अगर 400 मार्क्स लेकर आओगे तो तुम दोनों ग्रुप क्लियर करके सीएमए बन जाओगे। अब ये टारगेट जो है ना, ये टारगेट तुम्हें बताए जाते हैं। अगर सही तरह के टारगेट, अगर प्रॉपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाए, अगर सही तरह के टारगेट बनाए जाए तो एम्प्लॉयज है ना उसको ज्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। अगर एप्रोप्रिएट टारगेट बनाए जाएंगे, अगर सही तरह के टारगेट्स बनाए जाएंगे तो एम्प्लॉयज उसको ज्यादा बेटर तरीके से अचीव कर पाएंगे। जैसे कि लगभग ऐसा मान के चलो, मैंने अभी पेज काउंट तो नहीं किए, लेकिन लगभग ऐसा मान के चलो कि हमारे है ना लगभग 60 पेजेस है जिसमें हम एसपीएम पढ़ने वाले हैं। नोट्स हमारे लगभग 60 पेजेस के आसपास है। तो अब टारगेट क्या होगा कि अगर मेरे को एसपीएम 1 महीने में कंप्लीट करवाना है, क्योंकि प्रैक्टिकल भी है और प्रैक्टिकल में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा वहां पर, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिकल को छोड़ रहा हूं, एक बार मैं थ्योरी के बारे में बात करूं। थ्योरी के लगभग 60 के आसपास पेजेस है। तो हर रोज अगर अपन 2 पेज पढ़ेंगे तो अपन 30 डेज में जाके अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। मतलब 1 महीना में अगर मेरे को स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट करवाना है तो हर रोज अपने को 2 पेज पढ़ने और समझने भी पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बीच बीच में छुट्टियां भी तो आएगी, कभी मैं छुट्टी कर दूंगा, कभी संडे की छुट्टी आ जाएगी, कभी तुम लोग छुट्टी कर लोगे, किसी भी वजह से, मान लो किसी भी वजह से छुट्टी हो जाएगी अपनी। तो मेरा जो टारगेट मैंने लिया था 1 महीने का, तो वो 1 महीने से ज्यादा ऊपर निकल जाएगा वो टारगेट। 1 महीने का टारगेट 1 महीने 10 दिन का हो जाएगा, या 1 महीने 5 दिन का हो जाएगा। मेरे को उसको वापस से अपनी सेटल डाउन करना है अपनी पोजीशन पर, तो मैं एक्स्ट्रा वगैरह क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह देकर और अपना कोर्स टाइम पर कंप्लीट करवा दूंगा। अब मैंने जो टारगेट लिया है, अगर मैं अपने टारगेट को अचीव करूंगा ना तो मेरे लिए भी रिवॉर्ड है कि मैं उसी टाइम में अब दूसरी क्लासेस भी स्टार्ट कर सकता हूं। तुम्हारे लिए भी रिवॉर्ड है क्योंकि तुम्हारे पास कोर्स कंप्लीट हो गया, तो तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाने की वजह से तुम उस कोर्स को रिवाइज कर सकते हो और रिवीजन करके तुम ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो यहां पर है ना ठीक ठाक टारगेट। अब है ना मैं ऐसा भी टारगेट ले सकता था कि मैं ना तुम्हें हर रोज 6 पेज पढ़ाऊंगा, मैं आ जाऊंगा और क्लास में ऐसे, जैसे तुमने बचपन में पढ़ा होगा ना हिंदी वगैरह की क्लासेस में या इंग्लिश की क्लासेस में, टीचर आते थे, बोलते खड़े हो जाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो। हमारी क्लास में तो ऐसा ही होता था कि हिंदी इंग्लिश की क्लास होती थी, सर आते थे, ठीक है। हमारे तो सर नहीं थे, हमारे तो मार्ट साहब हुआ करते थे। तो मार्ट साहब आते थे और वो बोलते थे कि बोले बच्चे खड़े हो जाओ, एक कोई भी बच्चे को खड़ा कर देते थे, उसको बोल देते थे ये वाला चैप्टर पढ़ लो। सर कुर्सी पे बैठे रहते थे, वो वाला चैप्टर कंप्लीट।
तो अगर हिंदी में मान लो 20 चैप्टर है ना, तो वो हमको 20 दिन में कोर्स कंप्लीट करवा सकते थे। ठीक है, मैं भी ऐसा करवा सकता हूं, लेकिन क्या हम उससे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमें सही तरह के यानी एप्रोप्रिएट टारगेट सेट करने पड़ेंगे ताकि हम उससे बेटर परफॉर्म कर सकें। सुपीरियर तो नहीं, यहां पर सुपीरियर तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड हो गया, लेकिन ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस लिख सकते हो तुम, गुड परफॉर्मेंस या बेटर परफॉर्मेंस लिख सकते हो। अब इस मॉड्यूल में सुपीरियर लिखा हुआ था तो मैंने सुपीरियर यहां पर लिख दिया। अच्छा, अब एक बात सोचो, हम लोगों ने हमारे परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई कर लिया है। अगर हमने हमारे परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई कर लिया है तो उस परफॉर्मेंस के लिए हमें प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मान लो अभी मैं तुम्हें, चलो थ्योरी का तो क्या है कि ये कुछ ऐसी थ्योरी है, जैसे एसपीएम की थ्योरी ऐसी थ्योरी है कि कोई भी है ना नॉर्मल बंदा उसको पढ़ा सकता है। कोई भी अगर मैनेजमेंट पढ़ा हुआ बंदा है तो वो उसको पढ़ा सकता है। लॉ की थ्योरी तो फिर भी चलो टेक्निकल होती है, लेकिन मैनेजमेंट की थ्योरी इतनी टेक्निकल नहीं होती। मैनेजमेंट की कोई भी ऐसा बंदा है जो थ्योरी थोड़ा बहुत भी पढ़ा सकता है, थोड़ा बहुत भी उसको थ्योरी के बारे में नॉलेज है, तो वो थोड़ा बहुत कोई भी पढ़ा सकता है। एसपीएम की थ्योरी को इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन एसपीएम के जब प्रैक्टिकल आएंगे तो हर कोई नहीं करवा सकता है ना। जैसे अपन ओआर की बात करें तो ओआर के प्रैक्टिकल हर कोई नहीं करवा सकता। आज मान लो जैसे तुम अपने डीटी वाले सर को बोलोगे, सर हमें ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप हमें सॉल्व करवा दो। या उनको जो दिलीप सर आता है तुम उनको बोलोगे, सर हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सर आप करवा दो। या अखिलेश सर आता है तो तुम उनको बोलोगे, सर जय सर ने हमें एक सिमुलेशन का क्वेश्चन छुड़वा रखा है, जय सर करवा नहीं रहे तो आप करवा दो। लेकिन वो नहीं करवा पाएंगे। अच्छा, वो करवा भी सकते हैं, लेकिन उनको करवाने के लिए उनको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर टॉपिक की। उन्हें स्किल चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक को अटेम्प्ट करने के लिए। तो यहां पर एक बार अगर परफॉर्मेंस को तुम सेट कर लेते हो, क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तुम्हें परफॉर्मेंस सेट करके भी देता है। एक बार अगर तुम परफॉर्मेंस को सेट कर देते हो ना, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तुम्हें यह पता लग जाएगा कि उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए तुम्हें किस तरह की नॉलेज, किस तरह की स्किल वाले लोग चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे मान लो अभी मेरे को ये कहा जाए कि तुम्हारा मान लो कोई XYZ सब्जेक्ट है, मान लो तुम्हारा कोई सब्जेक्ट है अकाउंट्स, मेरे को पढ़ाना है, मेरे को बिल्कुल नहीं नॉलेज अकाउंट्स के बारे में, और मेरे को कहा जाए पढ़ाने के लिए, तो मैं उसकी, मेरे अंदर वो नॉलेज नहीं है, मेरे अंदर वो स्किल नहीं है, तो मैं तुम्हें पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। ठीक है। तो ये कुछ इसी तरह का है कि एक बार परफॉर्मेंस टारगेट सेट कर लिया जाता है, उस परफॉर्मेंस टारगेट को अचीव करने के लिए किस तरह के लोग चाहिए, किस तरह के नॉलेज चाहिए, किस तरह के स्किल चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में भी हमें पता लग जाता है। अच्छा, अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में कोई भी बंदा अच्छा परफॉर्म करता है, यानी एक बार टारगेट बनाने के बाद कोई भी बंदा अच्छा परफॉर्म करता है, तो हम उसकी अच्छे परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा रिवॉर्ड सिस्टम भी डेवलप कर सकते हैं। एक अच्छा रिवॉर्ड सिस्टम भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ना ये सरकारी एग्जाम्स जो होते हैं या कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनके अंदर एक सिस्टम यूज किया जाता है परसेंटाइल। परसेंटेज और परसेंटाइल दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है। तो उनमें एक रिवॉर्ड सिस्टम सेट किया जाता है जिसको बोला जाता है परसेंटाइल। अब परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि जिस भी स्टूडेंट के हाईएस्ट नंबर आएंगे ना, जिस भी स्टूडेंट के हाईएस्ट नंबर आएंगे उसको बोला जाएगा 99.99, क्योंकि परसेंटाइल 100 कभी भी नहीं होती है। ठीक है। तो वो 99.9999 तक चलती है, तो उसकी परसेंटेज बता दी जाएगी, यानी उसकी परसेंटाइल बता दी जाएगी 99.99 परसेंटाइल। अब उसका है ना फिर एडवर्टीजमेंट आएगा, उसको रिवॉर्ड मिलेंगे। जिस जिस भी इंस्टीट्यूट में वो पढ़ा है ना वो बंदा, वो सब उसको रिवॉर्ड देंगे, वो सब उसको अवार्ड देंगे, क्योंकि उसकी परसेंटाइल आई है 99.99 परसेंटाइल। उसका उस कोर्स में, जिस भी कोर्स में उसने एग्जाम दिया है, उसके बेस्ट इंस्टीट्यूट में उसको एडमिशन मिलेगा। उसके बाद उसको अगर उसको जरूरत होगी तो स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलेगी। ठीक है, अगर वो चाहेगा तो रिवॉर्ड सिस्टम उससे जुड़ा हुआ है। जैसे तुम्हारे AIR के साथ भी तो रिवॉर्ड सिस्टम जुड़ा हुआ है, जिसकी एक बात सोचो, जिसकी AIR 1 आएगी तो उससे सबसे अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, उसको सबसे बेटर रिवॉर्ड मिलेंगे, उसको गोल्ड मेडल मिलेगा या कोई भी मेडल मिलेगा फॉर एग्जांपल, लेकिन सबसे बेस्ट मेडल उसी को मिलेगा, सबसे जल्दी जॉब भी उसी की लगेगी। अब आगे वो प्रमोट होता है या नहीं होता है वो अलग चीज है, क्योंकि आगे सब कुछ उसकी स्किल पर डिपेंड करता है, लेकिन उसके साथ एक रिवॉर्ड सिस्टम लिंक कर सकते हैं। अगर हम एक प्रॉपर मैनेजमेंट बनाए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बनाए, तो उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम एक प्रॉपर रिवॉर्ड सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फीडबैक और कोचिंग भी दे सकते हैं।
फीडबैक और कोचिंग भी दे सकते हैं। यानी यहां पर है ना, तुम अगर समझोगे तो सिस्टम में दो तरह के लोग हैं, एक तो सुपरवाइजर्स है और एक एम्प्लॉयज है। सुपरवाइजर्स बॉस हो गए, एम्प्लॉयज उनके अंडर में काम करने वाले लोग हो गए। तो सुपरवाइजर यानी बॉस का काम है कि वो अपने अंडर में काम करने वाले लोगों को सुपरवाइज करेगा, उनका सुपरविजन करेगा। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसको मिलेंगे रिवॉर्ड, और जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा उनके लिए क्या बनाए जाएंगे, उनके लिए फीडबैक और कोचिंग मैकेनिज्म बनाए जाएंगे। ठीक है, जैसे स्कूल्स में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको रिवॉर्ड वगैरह दिए जाते हैं, उसके लिए अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, और जो खराब परफॉर्म करता है उसके बारे में फीडबैक बताया जाता है कि आपका बच्चा आपकी बच्ची इस सब्जेक्ट में कमजोर है, हम मेहनत कर रहे हैं क्लास में भी, हम कोशिश कर रहे हैं अपनी, शायद आप अपनी घर पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालो, घर पर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दो, खुद इसको लेकर बैठो, खुद इसको पढ़ाओ। इस तरह से वहां पर भी डेवलप किया जाता है। ठीक है, लेकिन वो कब डेवलप किया जाएगा, जब एक परफॉर्मेंस टारगेट बनाया जाएगा। जैसे कि ए प्लस वालों को कुछ भी नहीं बोला जाएगा, जिसके बी आना स्टार्ट हो जाएगा, रैंकिंग बी रहेगी, सी रहेगी, डी रहेगी, ई रहेगी, उनको थोड़ा सा फीडबैक दिया जाएगा, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स के बारे में बताया जाएगा। अच्छा, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, देखो यहां पे इस पॉइंट को भी पढ़ना कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है ना, वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां पर, मैंने तुम्हें अभी बात बताई थी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ना, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के मिशन से लिंक होना चाहिए। तो यहां पर यही पॉइंट बता रहा है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट वेयर स्ट्रेटेजिक पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है ना, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, ये है ना सपोर्टेड है, ये परपोर्टेड कुछ भी नहीं है, ये सपोर्टेड है, इसको सपोर्टेड लिख लेना, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सपोर्ट करे। यहां पर ये वाला पॉइंट ये लिखा हुआ है, परपोर्टेड पता नहीं क्या है, ये परपोर्टेड नहीं है, ये सपोर्टेड ही होगा। ठीक है, ऐसा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा ताकि हम उसको लिंक कर सके अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो भी हमने गोल्स बना रखे, ऑब्जेक्टिव बना रखे, उससे लिंक कर सके। और इसके अलावा एक लास्ट है, लास्ट पॉइंट और है, इसको भी थोड़ा समझ लो। अच्छा, अगर हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यानी अगर हम एक परफॉर्मेंस टारगेट बनाते हैं, तो हर एक पर्सनल की ग्रोथ और उसकी एडवांसमेंट के बारे में स्टडी की जा सकती है। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूं, किसी का प्रमोशन होना क्या इस बात पर डिपेंड करता है क्या कि उसने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है, मैं बटरिंग की बात नहीं कर रहा, बटरिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, बटरिंग भी एक उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जरूरी नहीं है किसी का प्रमोशन उसकी स्किल के बेस पर हुआ, उसके परफॉर्मेंस के बेस पर हुआ, हो सकता है बटरिंग भी एक वहां पर तरीका है, लेकिन मैं बटरिंग को एक बार हटा रहा हूं। मैं ऐसा मान लो कि मैं अच्छे तरीकों के बारे में बात कर रहा हूं, क्या किसी का भी प्रमोट होना इस चीज पर डिपेंड करता है क्या कि उसने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। तो यहां पर भी यही लिखा हुआ है, यहां पर अगर पॉइंट पढ़ोगे ना तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एड्स का मतलब हेल्प करता है। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ और एडवांसमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय की ग्रोथ में और उसके एडवांसमेंट में हेल्प करता है, ताकि उसको उस जॉब के लिए नॉलेज मिल सके, स्किल्स मिल सके, और ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उसके साथ उनको अलाइन कर सके और ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सके और उसको ज्यादा बेटर पोजीशन मिल सके। जैसा ऐसा मान, जैसे एक एग्जांपल समझो, सुंदर पिच्चई है ना, सुंदर पिच्चई पहले है ना गूगल का सीईओ था, तो गूगल में उसने अच्छा परफॉर्म किया, गूगल के उसने सेल्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाया, गूगल को उसने प्रॉफिट बनाकर दिया, तो गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, फिर उसको उसका भी सीईओ बना दिया गया। ठीक है, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो उसको रिवॉर्ड मिला, तो उसको प्रमोशन मिला, वहां पर उसको उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का भी सीईओ बना दिया गया। ठीक है, तो रिवॉर्ड वगैरह, एडवांसमेंट, ग्रोथ सब इसके साथ जुड़ी हुई होती है चीजें। चलो, ये तो था छोटा सा इंट्रोडक्शन था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। अब कुछ टॉपिक्स स्टार्ट हो रहे हैं, एक एक करके मैं टॉपिक तुम्हें बता रहा हूं, कुछ टॉपिक्स यहां पर स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी है, जैसे एफिशिएंसी है, कुछ टॉपिक करके एक एक करके स्टार्ट हो रहे हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी है ना, दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो है प्रोडक्शन और एक है एक्टिविटी। प्रोडक्शन और एक्टिविटी दो चीजों से मिलकर बना है प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्शन में होने वाली एक्टिविटीज को, अगर हम, प्रोडक्शन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग,
ठीक है, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होती है, सर्विसेज रेंडर्ड की जाती है, गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। प्रोडक्शन में होने वाली एक्टिविटीज को अगर हम बहुत अच्छी तरह से, बहुत इफेक्टिवली, बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं ना, तो फिर उसको बोला जाता है प्रोडक्टिविटी। दोबारा से बता रहा हूं, किसी भी गुड के प्रोडक्शन में होने वाली एक्टिविटीज को अगर इफेक्टिवली, एफिशिएंटली परफॉर्म किया जाएगा तो उसको बोला जाता है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी का मीनिंग दे रखा है यहां पर कि प्रोडक्टिविटी का मीनिंग है कि एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन या मशीन। अच्छा, प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी की जा सकती है, एक पर्सन के लिए भी कैलकुलेट की जा सकती है, एक मशीन के लिए भी कैलकुलेट की जा सकती है, इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग समथिंग। ठीक है, और ये बेसिकली प्रोडक्शन में यूज की जाती है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में यूज की जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है और प्रोड्यूसिंग भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है। अच्छा, प्रोडक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? प्रोडक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमने कितना इनपुट डाला था और कितना आउटपुट आया है। प्रोडक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि हमने कितना इनपुट डाला था, कितना आउटपुट आया है। तो यहाँ पे देखो ये वाला लिखा हुआ भी ये पॉइंट प्रोडक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने का, नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस विद द गिवन सेट ऑफ इनपुट। कितना हमने इनपुट डाला था और कितना आउटपुट आया है, तो उसको बोला जाएगा प्रोडक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल दो वर्कर्स हैं, वर्कर ए और वर्कर बी, दोनों ने 100 किलोग्राम का इनपुट डाला था। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई भी मशीन, कोई भी वर्कर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर 100 किलोग्राम का इनपुट डाल रही है तो आउटपुट 100 से ज्यादा भी आ सकता है क्या? आउटपुट 100 से ज्यादा भी आ सकता है क्या? नहीं ना? ठीक है, तो अगर मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्लोर मिल है, उसके अंदर गेहूं को पीसा जा रहा है, अगर मैं उसमें 100 किलोग्राम गेहूं डालता हूं तो आउटपुट आने वाला है एस आटा। ठीक है, फ्लोर निकल कर आएगा वहां से, तो आटे का जो आउटपुट है या फ्लोर का जो आउटपुट है वो 98 किलोग्राम, 99 किलोग्राम होगा। क्योंकि तुमने पढ़ा होगा एक नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट होता है, प्रोडक्शन में चलता है नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट। अच्छा, दो वर्कर है, दोनों 100 किलोग्राम का इनपुट डाल रहे हैं, एक ने आउटपुट निकाला 90 किलोग्राम का, एक ने आउटपुट निकाला 92 किलोग्राम का। ठीक है, आउटपुट भी दोनों ने दिया। किस वर्कर की एफिशिएंसी ज्यादा है? किस वर्कर की इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी ज्यादा है? वर्कर बी की। ठीक है, क्योंकि वर्कर बी ज्यादा आउटपुट दे रहा है, वर्कर बी ज्यादा आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी है ना, प्रोडक्टिविटी को बेसिकली जो कैलकुलेट किया जाता है ना, वो किया जाता है मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम से। आउटकम का मतलब आउटपुट, कि कौन सा हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है हम उससे ज्यादा कितना आउटपुट ले सकते हैं, तो उसको प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक और डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, प्रोडक्टिविटी इज क्लोजली कनेक्टेड टू यील्ड। कि प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है यील्ड। यील्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड का मतलब होता है रिटर्न। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी को यील्ड से भी कनेक्ट किया जाता है, प्रोडक्टिविटी को रिटर्न से भी कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल भी लिखा हुआ है, जितना ज्यादा यील्ड होगा उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, जितना ज्यादा यील्ड होगा उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। तो जैसे दो वर्कर है तो वर्कर बी की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है क्योंकि वर्कर बी ज्यादा रिटर्न दे रहा है अपने को। वर्कर बी की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है क्योंकि वर्कर बी हमें ज्यादा रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो इस वजह से फॉर्मूला जो प्रोडक्टिविटी का बना वो आउटपुट अपॉन इनपुट बन गया। फॉर्मूला, प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला जो बना आउटपुट अपॉन इनपुट। अच्छा, अब प्रोडक्टिविटी होती है ना, वो दो तरह की होती है, एक तो होती है टोटल प्रोडक्टिविटी, एक होती है पार्शियल प्रोडक्टिविटी। टोटल प्रोडक्टिविटी का देखो, इसको है ना, टोटल प्रोडक्टिविटी को एक और नाम से भी बोला जाता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, और पार्शियल प्रोडक्टिविटी का भी एक और नाम है जिसको बोला जाता है पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, टोटल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? टोटल प्रोडक्टिविटी का मतलब ध्यान से समझना, आउटपुट में चेंज हुआ है, और आउटपुट में जो चेंज हुआ है ना, उस चेंज होने का जो कारण है, इट इज कॉज्ड बाय, उसका जो कारण है वो है चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ ऑल या मोर देन वन इनपुट।
आउटपुट में चेंज हुआ है और आउटपुट में जो चेंज होने का कारण है वो एक या एक से ज्यादा इनपुट में चेंज होने की वजह से। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ए, पहले ना उसकी प्रोडक्टिविटी आ रही थी 92%। ठीक है, यानी अगर हम 100 यूनिट्स का इनपुट डाल रहे थे तो 92 यूनिट्स का आउटपुट आ रहा था, तो प्रोडक्टिविटी आ रही थी 92%। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय चेंज हो गए। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल चेंज हो गया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मशीन्स चेंज हो गई, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मेथड्स चेंज हुआ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट चेंज हो गया, और जिसकी वजह से जो हमारा आउटपुट पहले 92% था ना, यानी प्रोडक्टिविटी जो 92% थी वो 94% हो गई। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में चेंज हुआ है। अब जरूरी नहीं है 94 हो जाए, चेंज नेगेटिव भी हो सकता है कि प्रोडक्टिविटी 90% भी हो सकती है। ठीक है, मैंने तो एक एग्जांपल दिया कि ठीक है, इसको कंफ्यूजन में मत रखना, मैंने तो एक एग्जांपल दिया। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में चेंज हुआ है, लेकिन उस प्रोडक्टिविटी के चेंज होने के रीजन है ना वो बहुत सारे हैं। उस प्रोडक्टिविटी के चेंज होने के रीजन है ना वो बहुत सारे हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में चेंज होता है और उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं तो उसको बोला जाता है फिर टोटल प्रोडक्टिविटी। लेकिन अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जब चेंज होता है, इन आउटपुट के अंदर चेंज होता है, वो आउटपुट के अंदर चेंज होने का रीजन केवल एक इनपुट का चेंज करना है, केवल एक इनपुट को चेंज करना है। जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ए है जिसकी पहले प्रोडक्टिविटी थी 92%, अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की लेबर चेंज हो गई जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी 90% रह गई। तो हमारी प्रोडक्टिविटी में चेंज हुआ है केवल एक फैक्टर के चेंज होने की वजह से। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में चेंज हुआ है, आउटपुट चेंज हुआ, पहले 92 आउटपुट था अभी 90 आउटपुट रह गया, तो प्रोडक्टिविटी में चेंज हुआ है। लेकिन इनपुट में केवल एक ही इनपुट चेंज हुआ है ना, इसके अलावा मैंने कोई दूसरा इनपुट यहां पर नहीं डाला। ऐसी अगर प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट होगी, यानी इस चेंज को जब कैलकुलेट किया जाएगा तो इस चेंज को कैलकुलेट करने का तरीका होता है पार्शियल प्रोडक्टिविटी। इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो होता है पार्शियल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। टोटल प्रोडक्टिविटी का मतलब समझना और पार्शियल प्रोडक्टिविटी एक एग्जांपल से समझना। मान लो तुम्हारे घर में कोई फंक्शन है, ठीक है, और तुम्हारे घर में फंक्शन में सब्जी खत्म हो गई, तो तुम जो हलवाई तुम्हारे पास में बैठा है तुम उसको रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करवाओगे, क्योंकि खत्म होने वाली है ना, ये पहले ही पता लग जाता है, ये पहले ही पता लग जाता है, तुम्हें थोड़ी देर पहले ही पता लग जाएगा। तो तुम उसको बोलोगे, वो जल्दी से सब्जी काटेगा और सब्जी को बनाने की कोशिश करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी कोशिश करेगा। अच्छा, आप ध्यान रखना, क्या वहां पर केवल एक ही इंग्रेडिएंट काम आएगा क्या सब्जी बनाने के लिए? वहां पर केवल एक ही इंग्रेडिएंट काम आएगा सब्जी बनाने के लिए? बहुत सारे इंग्रेडिएंट को यूज करोगे और फिर उसको मिलाकर सब्जी बनाओगे। लेकिन रायता खत्म हो गया या खत्म होने वाला है, ठीक है, तो तुम एक इंग्रेडिएंट ऐसा मान लो एक्स्ट्रा पानी ऐड कर दोगे उसके अंदर। अब तुम बोलोगे सर पानी से काम नहीं चलेगा ना, नमक भी तो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन मेरी बात समझाने की कोशिश ये है कि हम आउटपुट में चेंज कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट में चेंज करने के लिए हमें सारे इंग्रेडिएंट्स में या सारे इनपुट के अंदर चेंज करना पड़ेगा। अगर सारे इनपुट में चेंज होने की वजह से आउटपुट में चेंज होता है तो उसको बोलते हैं टोटल, और केवल एक इनपुट में चेंज होने की वजह से आउटपुट अगर चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं फिर पार्शियल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एक एफिशिएंसी के बारे में भी पढ़ लो, क्योंकि प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी मिलते जुलते ही टर्म्स है। एफिशिएंसी का मतलब तुम समझते ही हो, ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब कम से कम इनपुट को यूज करते हुए ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देना। एफिशिएंसी का मतलब है, एफिशिएंसी का अगर मीनिंग बताऊं तो एफिशिएंसी का मीनिंग है कि कम से कम इनपुट को यूज करते हुए ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देना। अब इनपुट के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, लेबर, मनी, मटेरियल, टाइम, बहुत सारी चीजें आ जाती है, यानी कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देना। तो सिंपली अगर मैं एफिशिएंसी को बताऊंगा ना, तो एफिशिएंसी हो जाएगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। एफिशिएंसी की सिंपल डेफिनेशन है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन।
जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाएगा हमारे पास में एफिशिएंसी। ठीक है, अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला तुम पढ़ती हो, एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट। ये कई बार तुमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट। और एक और बताओ, एक और बात है, एफिशिएंसी में ज्यादा आउटपुट होने का यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होने का सबसे बड़ा रीजन है मिनिमम वेस्टेज। हम वेस्टेज को कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और वेस्टेज को अगर हम कम करेंगे, यानी तुमने वो पढ़ा है ना नॉर्मल लॉस वाला कॉन्सेप्ट, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, उस नॉर्मल लॉस को कम करने की कोशिश करोगे। नॉर्मल लॉस जितना कम होगा, वेस्टेज जितना कम होगी, उतना ही ज्यादा तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वाली क्लास किसकी है तुम्हारी? एक मिनट रुको, मैं अदरवाइज मेरे को 5 मिनट लगेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट होने। नेक्स्ट वाली क्लास है अच्छा, अभी अखिलेश सर की है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो है अपने पास 2-3-4 मिनट है, क्योंकि उनको आने में टाइम लगेगा, वो उधर से आते हैं। चलो, अच्छा एफिशिएंसी, ध्यान रखना एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के बीच में डिफरेंस है। प्रोडक्टिविटी बोलता है ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देना, प्रोडक्टिविटी बोलता है ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देना, एफिशिएंसी बोलता है वेस्टेज को कम से कम रख के ऑप्टिमम प्रोडक्शन करना। ठीक है, दोनों चीजों में फर्क है। तो यहां पर है ना कुछ, ये तो देखो फॉर्मूला हो गया, सिंपल फॉर्मूला है। ये तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, तुम कई बार पढ़ते होंगे, तुम इसको ऐसे लिखते हो, एओ अपॉन एसओ करके लिखते हो। कॉमर्स वाले स्टूडेंट फॉर्मूला को ऐसे याद रखते हैं, एओ अपॉन एसओ करके। ठीक है, तो इस तरह से तुम फॉर्मूला लिखते होंगे। अच्छा है ना, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के बीच में कुछ पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है, वो डिफरेंस यहां पर बताया गया। अच्छा, पहला डिफरेंस, प्रोडक्टिविटी मींस द रेट एट विच द गुड एट प्रोड्यूस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितने ज्यादा प्रोडक्शन होंगे उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, दो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे दो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। दो ऑर्गेनाइजेशन है ए और बी, एक 90 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, बी 85 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन एक ही प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, लेकिन जैसे ही आ जाएगा कि 90 यूनिट्स 2 घंटे में और 85 यूनिट्स 1 आवर 40 मिनट्स में, तो हो सकता है इसकी प्रोडक्टिविटी ऊपर निकल जाए, एफिशिएंसी ऊपर निकल जाए, प्रोडक्टिविटी नहीं एफिशिएंसी ऊपर निकल जाए। तो है ना, प्रोडक्टिविटी केवल एक ही चीज के बारे में बात करती है कि कितना ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। और एफिशिएंसी का मतलब है कि हमारे पास जो भी टाइम, एनर्जी, मनी, रिसोर्सेस है ना, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। ठीक है, ताकि वेस्टेज को मिनिमाइज किया जा सके और आउटपुट को मैक्सिमाइज किया जा सके। प्रोडक्टिविटी तो ध्यान से देखना, प्रोडक्टिविटी तो एक ही चीज के बारे में बात कर रही है, नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। एफिशिएंसी बात कर रही है कि उनको कितना इफेक्टिवली, कितना एफिशिएंटली प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, इसी पॉइंट को आगे थोड़ा सा समरी फॉर्म में लिख रखा है, यहां पे पढ़ना। तो प्रोडक्टिविटी इज यूज्ड टू मेजर नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस विद द गिवन इनपुट, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला ही आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। और एफिशिएंसी है ना, वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, सेम पॉइंट है ना, उन्होंने रिपीट कर रखा है, अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे ना तो सेम ही पॉइंट उन्होंने एक और बार रिपीट कर दिया। अब कोर्स बढ़ाने के लिए अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो सेम पॉइंट दोबारा से रिपीट कर दिया, बस उसके लिखने का तरीका बदल दिया। प्रोडक्टिविटी का स्ट्रेस होता है क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दोगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। और एफिशिएंसी का होता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि वेस्टेज कम से कम होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बनकर आएगी। ठीक है, और इन्हीं 3 चीजों के बारे में अब कोर्स को इसी तरह से बढ़ाया जाता है कि 3 डिफरेंस दे दिए, लेकिन तीनों डिफरेंस के मायने अगर तुम पढ़ोगे ना तो बिल्कुल सेम है। तुम 3 डिफरेंस में यहां पर दे दिए, लेकिन तीनों डिफरेंस के मायने तुम पढ़ोगे तो सेम है। पहला डिफरेंस दे रखा है कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट होना मतलब ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी, और कम से कम वेस्टेज होना मतलब ज्यादा एफिशिएंसी आएगी। दूसरा पॉइंट ये दे रखा है यहाँ पर, जितनी ज्यादा यूनिट आउटपुट देगी नंबर ऑफ इनपुट पर, उस पर बेस्ड होती है प्रोडक्टिविटी, और एफिशिएंसी बेस्ड होती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज पर।
तीसरा पॉइंट यहां पर दे रखा है कि यहां पे देखो जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, यानी ये क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात करता है और ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात करता है। क्वांटिटी वही नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा होनी चाहिए, क्वालिटी जो भी हम यूनिट्स बना रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो इफेक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। दैट्स इट। ये अपना प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी में क्वांटिटी के बारे में बात की जाती है, एफिशिएंसी में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज के बारे में बात की जाती है। चलो है ना, फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस अपन कल वाली क्लास से कंटिन्यू करते हैं। आज इतना ही काफी, अदरवाइज ये भी 5-7 मिनट का ही टॉपिक है, लेकिन ठीक है अपन इसको कल वाली क्लास से कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। ठीक है, ध्यान रखना तुम लोग।